हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। पहले तो मैं आप सबसे जो है माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लास्ट 10 दिन से जो है मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से जो है मैंने वीडियो डालने को जो है वीडियो बनाने को अवॉइड किया था कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अब मेरे को लगा कि नहीं, गर्मियाँ तो चलती रहेंगी, कब तक जो है आप लोगों को लेट करवाते रहेंगे। सो इस वजह से जो है आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इसमें जो है इसको लेंथी वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि अब हम छोटी छोटी वीडियो बनाएं। ठीक है, हमने जो है DVX का सेक्शन नंबर 20 तक कवर कर लिया था। अब जो है हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 21। ठीक है, सेक्शन नंबर 21 कहता है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, मॉनेटरी ऑर्डर क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि रेजिडेंशियल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 18 और 19 में रेजिडेंस ऑर्डर 18 में, प्रोटेक्शन ऑर्डर है 19 में। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है? ये कहता है कि नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द मजिस्ट्रेट में एट द एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर और for any other relief under this act grant temporary custody of a child children to the aggrieved person or the person making an application to her behalf of the specified। तो ये कहता है कि इस लॉ के या फिर किसी अदर लॉ में भी जो है यदि मजिस्ट्रेट के पास में जो है कोई एप्लीकेशन आती है जिसमें कि कस्टडी को कोई डिसाइड करना है, तो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है इसमें एक टेम्परेरी ऑर्डर जो है पास कर सकता है। और चिल्ड्रन को जो है, याद रखिएगा, टेम्परेरी ऑर्डर की बात करिए, यहाँ पर परमानेंट ऑर्डर की बात नहीं करी। ठीक है, टेम्परेरी ऑर्डर, नॉट परमानेंट ऑर्डर। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है जब भी कभी कस्टडी का कोई मैटर आता है तो मजिस्ट्रेट जो है टेम्परेरी ऑर्डर दे सकता है उसके हक में जिस व्यक्ति ने जो है एप्लीकेशन लगाई है, मतलब कि एग्रीव्ड पर्सन के हक में। ठीक है, जिसने सेक्शन 12 में जो है एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाई थी, तो एग्रीव्ड पर्सन के हक में जो है कस्टडी को दे सकता है। याद रखिएगा, एग्रीव्ड पर्सन के लिए ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन टू एग्रीड पर्सन और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ ऑफ स्पेसिफाइड, और या फिर उसके बिहाफ पर जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसको जो है ये कस्टडी ग्रांट कर देगा। उसके बाद कहता है इफ द अरेंजमेंट फॉर विजिट ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रंस बाय द रेस्पोंडेंट, तो यदि आवश्यक हो तो प्रत्यार्थी द्वारा ऐसी संतान या संतान से भेंट के लिए इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। और मजिस्ट्रेट जो है ये भी ऑर्डर दे सकता है कि यदि मजिस्ट्रेट जो है टेम्परेरी तौर पर ये ऑर्डर देता है तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन जो है अपने चाइल्ड से मिल सकते हैं इस प्लेस पर, या फिर जैसा भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगे वो वैसा ऑर्डर पास कर सकता है मिलने के लिए रेस्पोंडेंट को, कि रेस्पोंडेंट भी जो है अपने चिल्ड्रन से मिल सके यदि ऐसी कोई कस्टडी का ऑर्डर देता है तो। ठीक है, उसके बाद में कहता है प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द ओपिनियन दैट एनी विजिट ऑफ द रेस्पोंडेंट में बी हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि रेस्पोंडेंट का मिलना जो है वो बालक के लिए जो है क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तो जो क्या करेगा मजिस्ट्रेट जो है उसको मना कर देगा, मजिस्ट्रेट उसको मिलने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, रिफ्यूज कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो है क्या है, हार्मफुल है चाइल्ड के लिए। ओके, आए समझ? तो दो चीजें हैं, दो चीजों को याद रखना। पहला, जो मजिस्ट्रेट कस्टडी का ऑर्डर देता है वो एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है, वो परमानेंट ऑर्डर नहीं होता, इस चीज को याद रखना। ठीक है, कस्टडी के लिए अलग से आपको जो है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में जाना होगा। ठीक है, या फिर जो भी लॉ जो है उसमें जाना होगा। उसके बाद में स्पेसिफिक प्रोविजन में कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो रेस्पोंडेंट को मना कर सकता है यदि उसको लगता है कि रेस्पोंडेंट के मिलने की वजह से जो चाइल्ड है वो उस पर जो है हानिकारक प्रभाव हो सकता है, तो वो जो है इनकार कर सकता है, उसके मिलने पर रोक लगा सकता है। आया समझ में? अब आते हैं उसके बाद में सेक्शन नंबर 22, ये बात करता है कंपनसेशन ऑर्डर की। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 किसकी बात करता है? कंपनसेशन।
प्रतिकर आदेश की। क्या कहता है? इन एडिशन टू अदर रिलीफ एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। तो ये जो रिलीफ होगा ना, ये जितने भी रिलीफ इसमें दे रखे हैं ये उनके अतिरिक्त होगा। ये जो कंपनसेशन रिलीफ है ये उन सब के क्या होगा? अतिरिक्त होगा। तो कंपनसेशन रिलीफ 2 के कितने में था? सी में था, डी में था? देखो एक बार। सी में था कंपनसेशन ऑर्डर, ठीक है। रीड विद 2 का सी, आया समझ में? 2 का सी, तो इसमें पढ़ेंगे कंपनसेशन। फर्स्ट तो ये बात कहता है कि ये जो है इस एक्ट में जितने भी रिलीफ दे रखे हैं उन सब के जो है क्या है? एडिशन में है, ठीक है। उन सब के अतिरिक्त है ये रिलीफ, उन सब के साथ नहीं है। तो इस अधिनियम के अधीन अनुरोध किए जाने वाले मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रत्यार्थी को क्षति के लिए जिसके अंतर्गत वह प्रत्यार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्य द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित है, प्रतिकर और नुकसानी का संदेह करने के लिए रेस्पोंडेंट को निर्देश देने का आदेश पारित कर सकता है। मतलब कि एग्रीड पर्सन को जो भी लॉस वगैरह हुए हैं, ठीक है, जो भी उसको डैमेज वगैरह हुए हैं, हानि हुई है, मानसिक रूप से जो है वो परेशान हुई है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जो होगा वो क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है रेस्पोंडेंट को कि आप जो है इसको इतना कंपनसेशन दीजिए, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा किसको? रेस्पोंडेंट को कंपनसेशन पे करने के लिए कि आप एग्रीड पर्सन को इतना कंपनसेशन दीजिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है? अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उसके सामने की गई कार्रवाइयों में ऐसे अंतरिम आदेश जो न्यायसंगत हो, उपयुक्त हो, पारित कर सकता है। तो इसमें मजिस्ट्रेट जो होगा वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मुझे जो है इस केस में कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहिए और पार्टी रिलीफ मांग रही है, तो उसको जो है इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है कार्रवाई के बीच में भी, चाहे कार्रवाई किसी भी स्टेज पर हो, ठीक है। फाइनल ऑर्डर आने से पहले भी कंपनसेशन ऑर्डर बीच में भी दिया जा सकता है। मतलब कि फाइनल हियरिंग के लिए कोई भी मैटर लगा हुआ है, बीच में ही कोई जो है उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, तो मजिस्ट्रेट उसके लिए कंपनसेशन ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है इसको इतने अमाउंट तक का कोई भी कंपनसेशन जो है इसको दे दीजिए, ताकि ये जो है जब तक सर्वाइव कर सके एग्रीड पर्सन जो है। आया समझ में? क्यों? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इंटरिम जो है ऑर्डर दे रहा है, प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई लेकिन बीच में आदेश दिया गया है, तो ये मजिस्ट्रेट के पास ये आदेश देने की शक्ति है। यदि मजिस्ट्रेट को जो ठीक लगता है, जो न्याय संगत लगता है, वो ऐसा आदेश पारित कर सकता है। उसके बाद सेकंड प्रोविजो कहता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि प्राइमा फेसियाई कोई आवेदन या प्रकट करता है कि प्रत्यार्थी घरेलू हिंसा को कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह संभावना है कि रेस्पोंडेंट घरेलू हिंसा को कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्रारूप में जो विहित की जाए शपथ पत्र के आधार पर 18, 19, 20, 21 और 22 के दिन प्रत्यार्थी को विरुद्ध एक पक्षीय आदेश दे सकता है। तो सिंपल सा कहता है सब क्लोज 223 का ये सब क्लोज 2 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है, ठीक है, कि जो है कोई रेस्पोंडेंट जो है किसी महिला के साथ में क्या कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या करने वाला है या फिर कर सकता है, ठीक है, या फिर किया था, तो उसके खिलाफ जो है मजिस्ट्रेट सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 के अधीन कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब कि मजिस्ट्रेट जो है बिना रेस्पोंडेंट को सुने भी इनमें से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। रेजिडेंशियल ऑर्डर पास कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, मॉनिटरी रिलीफ पास कर सकता है, कंपनसेशन ऑर्डर पास कर सकता है। आया समझ में? बिना रेस्पोंडेंट को सुने भी, यदि मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसिया लगता है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर होने वाला है, ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर 23, जो बिल्कुल सिंपल है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप ये ना बोलिए कि ये ना बोल देना कि ज़्यादा तेज करवा रहे हैं, एक तो कई दिनों में आज कर रहे हैं, ठीक है। आज जो है कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जो है हम इस पर बना चुके हैं ऑलरेडी, और 5, 7, 8 लेक्चर ले चुके हैं, 10, 20, इसमें 30 सेक्शन पूरे हैं, ठीक है, चल रहे हैं ना। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24 पर, ठीक है। सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है? कोर्ट टू गिव कॉपीज और ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्ट जो होगा ना, वो कॉपी जो होगा, ऑर्डर की कॉपी जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा एग्रीड पर्सन को, ठीक है। मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के दिन कोई आदेश पारित किया है, वहां वह आदेश देगा कि वह आदेश की एक कॉपी निःशुल्क आवेदन के पक्षकारों को, उस थाने के बार साधक पुलिस ऑफिसर को जिसकी अधिकारिता
में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच की गई है और न्यायालय के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित सेवा प्रदाता को और सेवा प्रदाता के घरेलू DIR के रजिस्ट्रीकृत किया है तो उस सेवा प्रदाता को दी जाएगी। मतलब कि ये बात करता है कि जो ऑर्डर की कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। किन किन को प्रोवाइड करवाई जाएगी? पहला, पार्टीज को, ठीक है। दूसरा, जो जुरिडिक्शन वाला पुलिस स्टेशन है ना, उसके जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन को लिखा है, फिर पुलिस थाने के बाहर साधक को, जुरिडिक्शन के जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको, ठीक है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। उसके बाद में किसको प्रोवाइड करी जाएगी? आगे कहता है कि ये जो रिपोर्ट होगी वो सर्विस प्रोवाइडर को भी प्रोवाइड करी जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर जिसने DIR तैयार की है, ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जिसने बनाई है, ये उसको भी प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन 3 लोगों को जो है ये कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही है बस 24 में, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25, आदेश की अवधि और उनमें परिवर्तन। धारा 18 के अधीन किया गया प्रोटेक्शन ऑर्डर व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवर्तित रहेगा। जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है ना, अब बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर कब तक एनफोर्स रहेगा। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि इनका टाइम पीरियड और इनमें चेंजमेंट की बात करता है, जो ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है, आदेश में चेंजमेंट और इनका टाइम पीरियड। कोई भी ऑर्डर कब तक रहेगा? कोई भी ऑर्डर जो है तब तक रहेगा जब तक कि सेक्शन 18 का यदि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ठीक है, याद रखना सेक्शन 18 का प्रोटेक्शन कोई ऑर्डर है तो वो कब तक एनफोर्स रहेगा? जब तक एग्रीड पर्सन जो है, जब तक एग्रीड पर्सन खुद जो है क्या ना कर दे, खुद आवेदन ना करे मजिस्ट्रेट को, एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास ना लगा दे, ठीक है, कि उसको निर्मोचन कर दिया जाए, ठीक है। तो उसको जब तक जो है ये टाइम पीरियड इसका रहेगा सेक्शन 18 का प्रोटेक्शन ऑर्डर का, तब तक एनफोर्स रहेगा जब तक कि वो खुद आवेदन नहीं करता। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित है, तो वह लेखबद्ध किए जाने के कारणों में से ऐसा आदेश जो समुचित समझे पारित कर सकेगा। तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो व्यथित व्यक्ति या फिर रेस्पोंडेंट, एग्रीड पर्सन या फिर रेस्पोंडेंट, दोनों में से किसी के आवेदन पर, ठीक है, और उनको ये लगता है कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण कि आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो वो जो है उसमें चेंज भी कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने जो है किसी को ऑर्डर दिया कि आप जो है इसको 15,000 रुपये महीना पे कीजिए, ठीक है, कंपनसेशन के तौर पर, लेकिन जब वो काम कर रहा था तो उस समय उसकी सैलरी थी 30,000, लेकिन क्या हुआ कि कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी सैलरी घटकर हो गई 20,000। तो अब इसमें जो है मजिस्ट्रेट चेंज कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो जो है अपने कंपनसेशन ऑर्डर को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कंपनसेशन ऑर्डर पर अप्लाई होता हो, ये हर तरीके की जो है सिचुएशन पर अप्लाई हो सकता है। उसके बाद कहता है कि अन्य वादों और विधिक कार्यवाही में अनुतोष। पढ़ाएं क्या इसको, यहाँ पे पढ़ लोगे? अरे यार, उसके बाद जुरिडिक्शन आ जाती है, कुछ है नहीं, चलो मैं ही करवा देता हूँ। धारा 18, धारा 19, धारा 20 अन्य वाद और विधिक कार्रवाई में अनुतोष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई भी अनुतोष, मतलब कि इनमें से कोई भी यदि आपको रिलीफ मिला है किसी सिविल न्यायालय या फिर कुटुंब न्यायालय या फिर किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्रवाई में भी, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके बाद आरंभ की गई हो, मांगा जा सकता है। तो मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये जो है किसी, जो ये बात करता है कि ये जो रिलीफ है ना सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 के, ये रिलीफ जो है आप सिविल कोर्ट से किस किस कोर्ट से मांग सकते हो? पहला सिविल कोर्ट से, ठीक है, सिविल कोर्ट से। दूसरा कुटुंब कोर्ट मतलब फैमिली कोर्ट से, ठीक है, आप इससे भी जो है इसको मांग सकते हो। थर्ड किसकी बात करता है? थर्ड करता है क्रिमिनल कोर्ट से, दांडिक न्यायालय से, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट ही होता है या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट भी आप बोल सकते हो। आया समझ में? criminal court affecting the aggrieved person and the respondent whether the such proceeding was initiated before the commencement of this act, ठीक है। तो
इन सब के सामने भी जो है आप सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 का जो है ऑर्डर जो है रिलीफ इन सब कोर्ट के सामने भी आप मांग सकते हो। उसके बाद सब क्लोज 2 कहता है, सिंपल है बिल्कुल, समझाने का ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोबारा रिवाइज करें, बट जितना समझाने का था वो पहले था और समझा चुके हैं उसको, ठीक है। अब एक बार में पढ़ो और याद रखो बस सेक्शंस को क्या है उसमें। उसके बाद सेकंड कहता है धारा 1 में कोई भी रिलीफ किसी अन्य रिलीफ के अतिरिक्त और उसके साथ साथ किसी व्यथित व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय, दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्रवाई में वांछना करे मांगा जा सकता है। तो ये बात कहता है कि कोई एडिशनल रिलीफ भी जो है सिविल कोर्ट के समक्ष या क्रिमिनल कोर्ट्स के समक्ष जो है मांगा जा सकता है, जो कि डीवी एक्ट में नहीं दे रखा है, तो उस पर भी कोई जो है रोक नहीं है। उसके बाद कहता है थर्ड कहता है कि यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई से अलग किसी कार्रवाई में एग्रीड पर्सन द्वारा कोई रिलीफ प्राप्त कर लिया जाता है तो वह अनुतोष को अनुदान करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा। मतलब कि आपने जो है सिविल कोर्ट से जो है कोई भी रिलीफ जो है प्राप्त कर लिया है और आपका मैटर जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने चल रहा है और आपने सिविल कोर्ट से भी कोई जो है रिलीफ ले लिया, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अब उस रिलीफ को जो है उस मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताएं कि मुझे जो है सिविल कोर्ट से ये रिलीफ मिला है, ये आपकी ड्यूटी है। ये कहता है सेक्शन नंबर 26। सिंपल सा था, 3 चीजें बोलता था। पहला, किसी भी कोर्ट के समक्ष आप आवेदन करके रिलीफ मांग सकते हो, 18 से लेकर 22 तक के जो रिलीफ दे रखे हैं। सेकंड, फिर जो बात करता था, सेकंड क्या कहता था, सेकंड कहता था कि आप जो है डीवी एक्ट से अलग भी जो है इन कोर्ट से सामने अपना रिलीफ मांग सकते हैं। थर्ड कहता है कि यदि आपको कोई अलग से रिलीफ मिला है तो आप उसको रिलीफ को जो है एक बार मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताएंगे कि मुझे जो है फला कोर्ट से ये रिलीफ मिला है। आया समझ में? अब आते हैं उसके बाद सेक्शन नंबर 27 पर। आज इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। सेक्शन नंबर 27 दिख रहा है ना आपको? मैं एक बार देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो दिख ही ना रहो। हाँ ठीक है। सेक्शन नंबर 27, तो ये क्या कहता है? ये बात करता है ज्यूरिडिक्शन के ऊपर कि ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड होगी, कौन से मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जो है सूट फाइल किया जाएगा। अधिकारिता, ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अधिकारिता कैसे डिसाइड होती है? द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस मे बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच, ये कहता है कि जेएमआईसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये जो है अपनी विद इन लोकल ज्यूरिडिक्शन, अपनी लोकल ज्यूरिडिक्शन की सीमाओं के भीतर, याद रखना मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। लोकल ज्यूरिडिक्शन कभी आप पूरा लिख लिया। अपनी लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या कहता है? ए पॉइंट क्या कहता है? यदि इनकी लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एग्रीड पर्सन स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारोबार करता है, नियोजित है। पहला, जो एग्रीड पर्सन है, ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड होती है? एग्रीड पर्सन जो है या तो वहां पर क्या होता हो, रिसाइड करता हो, मतलब रहता हो, ठीक है, बिजनेस करता हो, ठीक है, या फिर क्या करता हो, या फिर टेम्परेरी तौर पर टेम्परेरी रिसाइड करता हो, इन तीनों में से कोई भी, ठीक है। और एम्प्लॉयड हो या फिर कोई एम्प्लॉयड हो वहां पर, ये 4 चीजें हैं, याद रहेंगी। ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करने के लिए 4 चीजें होनी जरूरी। जो एग्रीड पर्सन है, या तो वो परमानेंट वहां रहता हो उसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर, या फिर वो वहां पर बिजनेस करता हो, या फिर वहां पर टेम्परेरी तौर पर जो है वो आता जाता रहता हो, मतलब कि कोई जो है एक जगह पर जो है आता जाता रहता है टेम्परेरी तौर पर, कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, कुछ समय के लिए कहीं और रहता है, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी रिसाइड, ठीक है। या फिर वो एम्प्लॉयड हो। उसके बाद बी क्या कहता है? बी कहता है कि रेस्पोंडेंट जो है वो कारोबार करता है या नियोजित करता है। 3 चीजें हैं। पहला, रेस्पोंडेंट जो है जहां पर रहता है, रेस्पोंडेंट रिसाइड, ठीक है। बिजनेस ही है ना, बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयड, उसके बाद में सी कहता है द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो।
कॉज ऑफ एक्शन अराइज मतलब मान लीजिए क्या ये जो हस्बैंड जो है वाइफ, हस्बैंड और वाइफ जो है कहीं घूमने के जाते हैं महीना 1.5 महीने के लिए, और वहाँ पर जाके किसी व्यक्ति महिला के साथ में जो है क्रुएलिटी करता है, तो जहाँ पर वो गए हैं रहने के लिए, जहाँ पर क्रुएलिटी हुई है वहाँ पर भी जो है क्या हो सकता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकता है। ठीक है, थर्ड कहता है। तो जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड होती है, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सीमा के भीतर जहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन रहता है, रेस्पोंडेंट रहता है, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज होता है, वहाँ जो है ये क्या किया जाएगा, उसकी अधिकारिता के भीतर जो है सूट फाइल किया जाएगा, और वहाँ से आप जो है कोई भी ऑर्डर पास करवा सकते हैं या फिर कोई भी रिलीफ ले सकते हैं। यह कहता है, सेकंड कहता है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। मतलब कि मान लीजिए कोई ऑर्डर हरियाणा के गुरुग्राम की किसी कोर्ट ने पारित किया है, तो वो ही उसका ऑर्डर जो होगा वो पूरे भारत में अप्लाई होगा, चाहे रेस्पोंडेंट कहीं भी रहता हो। आया समझ में, चाहे वो दोनों भी कहीं के हों, लेकिन भारत के हों, याद रखना। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 28, प्रोसीजर की बात करता है। सेक्शन 28 क्या कहता है, इस अधिनियम के अन्यथा उपबंध के अलावा 12, 18 और 19, 20, 21, 22 और 23 के अधीन सभी कार्रवाइयाँ और धारा 31 के अधीन आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। मतलब कि ये बात करता है सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, और 31 की ये सारी प्रोसीडिंग जो होंगी वो CRPC के तहत होंगी। ठीक है, CRPC की जगह पर आप BNSS आप लगा लो, उसके तहत होगी। उसके बाद में सेकंड प्रोविजो कहता है कि धारा 1 की कोई बात सेक्शन 12 के अधीन या सेक्शन 23 के सब क्लॉज 2 के अधीन किसी निपटारे के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया पर अभिकथित करने वाले न्यायालय को निवारित नहीं करेगी। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 23 के सब क्लॉज 2 के अधीन यदि कोई आवेदन किया जाता है कि आवेदन के निपटारे के लिए यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट कोई प्रक्रिया को फॉलो करता है, तो वो जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। उसके बाद में आते हैं अपील पर। सेक्शन नंबर 29 अपील की बात करता है। अपील क्या कहता है, उस तारीख को जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया था व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी पर जिस पर वह पश्चातवर्ती हो तामील की जा सकती है, 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। 30 डेज का टाइम पीरियड याद रखना, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में आप जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको करनी है। सेक्शन आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, सेक्शन जो है सारे आपको याद होने चाहिए, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, सेक्शन तो पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक है, सेक्शन नंबर 30 पर, 30 है ना। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्यों का पब्लिक सर्वेंट होना। पहला तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, और सर्विस प्रोवाइडर, SP लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ये जो क्या होंगे, ये सारे जो होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। बस इतनी बात करता है, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही समझो कि ये सारे जो होंगे वो पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है वो BNS के सेक्शन 20, 21, 22, 23 या 24 में है। ठीक है, 24 में होगी मे बी, देख लेना। अब उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। बस इतना ही कहता है सेक्शन नंबर 30। 31 क्या कहता है, 31 कहता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट। यदि रेस्पोंडेंट जो होता है वो क्या कहता है, मजिस्ट्रेट ने कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था सेक्शन 18 के तहत, और उसको जो है रेस्पोंडेंट ने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, नहीं माना, तो उसके लिए जो है उसके ऊपर कितनी सजा उसको जो है दी जा सकती है। पहला कहता है, फर्स्ट में उसको कितनी सजा दी जाएगी, प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश का भंग किया जाना एक अपराध होगा, और वह दोनों में से किसी बाधिक कार्य जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सके, कोई जुर्माने से जो 20,000 तक हो सकेगा, दोनों से। पहला, यदि वो कोई ऑर्डर पास कर भंग करता है तो उसको 1 ईयर तक की सजा और 20,000 फाइन और बोथ, या दोनों। ठीक है, ये जो है उसको सजा दी जाएगी। उसके बाद सेकंड कहता है धारा 1 के अधीन अपराध का विचार यथासंभव उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसे वह आदेश पारित किया गया था, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया गया था। तो इसको पेनल्टी कौन देगा, वही मजिस्ट्रेट उसको पेनल्टी देगा जिस मजिस्ट्रेट ने जो है ये ऑर्डर पास किया था। आया समझ में, या फिर उसका सब्सिक्वेंट कोर्ट, इक्विवेलेंट कोर्ट, सॉरी,
उसके बाद थर्ड क्या कहता है, उपधारा 1 के अधीन आरोपों को विचारित करते समय मजिस्ट्रेट बीएनएस की सेक्शन नंबर 498A मतलब बीएनएस का तकरीबन सेक्शन नंबर 85 उस संहिता के किसी अन्य उपबंध या दहेज अधिनियम के आरोपों को भी विचारित कर सकेगा और तथ्यों को जब प्रकट होता है कि उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है। तो ये मजिस्ट्रेट वही बात करता है कि मजिस्ट्रेट जो होगा डीवी एक्ट की सुनवाई करते समय क्या कर सकता है, सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, ठीक है, इसकी सुनवाई कर सकता है और साथ में डोरी एक्ट की भी सुनवाई कर सकता है। आया समझ में? मजिस्ट्रेट जो है डीवी एक्ट के साथ में इन सब की भी सुनवाई कर सकेगा। आया? सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 32 आप पढ़ लेना, संज्ञान और सबूत। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए दंड। तो संरक्षण अधिकारी है, यदि वो अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ थी, यदि उनको फॉलो अप नहीं करते तो उनके लिए भी दंड इसमें दिया गया है। तो उनके लिए कितना दंड दिया गया है? 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपया दोनों, ठीक है। तो सेम ही प्रोटेक्शन ऑफिसर यदि अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, मतलब उसका पालन नहीं करता है, क्यों दंड दिया गया यहाँ पर इनके लिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर और ये सर्विस प्रोवाइडर दोनों के दोनों सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट यदि कोई ओमिशन करता है जो कि उसकी ड्यूटी है, तो वो जो है क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो उसके लिए जो है उसको क्या कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? 1 वर्ष तक की सजा या फिर 20,000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों जो है उसको दिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 34, संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। आप पढ़ लेना। मतलब कि ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 34, संरक्षण अधिकारी के खिलाफ यदि आपको कोई भी सूट फाइल करना है तो उसके लिए आपको पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, बस इतनी बात करता है। 35, 36, 37 ये आप लोग कर लेना। सिंपल ही है, कुछ नहीं है, बस याद रखना चीज़ों को क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि इसमें जो है इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, इसी वजह से जो है मैंने इस वीडियो को रोक के रखा हुआ था कि एक ही वीडियो का काम है, तकरीबन 30 मिनट में सारे ही हो जाएंगे। मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो को फास्ट करवाया है, बट मजबूरी थी दोस्तों, क्योंकि मैं इससे पहले भी 7-8 वीडियो डाल चुका हूँ इसकी डीवी एक्ट की, और इतनी वीडियो इसमें बनती भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो है जल्दी करवा दी और आज ही जो है 16-17 सेक्शन खत्म कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है आज डीवी एक्ट की जो कंप्लीट सीरीज थी वो खत्म हो गई दोस्तों, और इसके बाद में हम जो है एक्ट जुवेनाइल एक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसकी वीडियो जो होगी सुबह आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, और प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, उसकी पूरी सीरीज जो है मिल जाएगी। अब दूसरा जो माइनर लॉ होगा वो हमने सेलेक्ट नहीं किया है, जैसे जैसे आप लोगों को कमेंट आएंगे तो उसी हिसाब से जो है हम सेकंड जो माइनर लॉ होगा उसकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।